मगर दो कारणों से मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। पहला तो ये कि मेरे बाद इस देश के किसानों के सबसे प्रबल प्रवक्ता माननीय युद्धवीर जी बोलेंगे और मैं चाहता हूं कि युद्धवीर जी इसके बारे में दो शब्द जरूर बोलें। और इसलिए भी कि मैंने जो कुछ कहना था वो इस छोटी सी किताब के अंदर कह दिया है। ये किसान आंदोलन का गुटखा करके है। वैसे आजकल गुटखे का नाम बदनाम कर दिया इन तंबाकू वालों ने, लेकिन एक जमाने में बहुत सुंदर और बड़ा शब्द हुआ करता था। रामायण का गुटखा होता था, गुरुबाणी का गुटखा हुआ करता था। हमारे साथी यहां पे बैठे होंगे, वो आपको बांटेंगे। इस सभा के बाद जो भी साथी चाहें इस छोटे से गुटके को ले जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर तीनों कानून, उनका असली नाम क्या होना चाहिए, उनका काम क्या है, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, सरकार के तर्क क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, सब इसके अंदर लिखी हुई है। बाद में पॉकेट में रख के ले जाना और दूसरे साथियों को पढ़वा देना। मैं सिर्फ तीन बात कहूंगा, एक आज की बात, एक बीते हुए कल की बात और एक आने वाले कल की बात। आज का सबक, बीते हुए कल का सच और आने वाले कल का संकल्प। तमाम वक्ताओं ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। एक नहीं, दो कारणों से ऐतिहासिक है। एक तो इसलिए कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत का दिवस है, और दूसरा इसलिए कि राम मनोहर लोहिया का जन्म दिवस है आज। इन दोनों से हम क्या सबक ले सकते हैं उस पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत बुरी आदत है, हम शहीदों की बड़ी सारी तस्वीर लगा देते हैं, उस तस्वीर के ऊपर अच्छा सा कांच का फ्रेम लगा देते हैं और साल में एक बार आके धोख लगा देते हैं, फूल माला पहना देते हैं। और मुझे लगता है कि कांच के फ्रेम में शहीद की फोटो को लगाना कुछ वैसा ही है जैसे उसको कैद करके हमने रख दिया कि भाई तू अपनी अच्छाई, अपनी शहादत अपने पास तक रख, मेरे तक कहीं आंच ना आ जाए तेरी शहादत की। इसलिए हम शहीदों की फोटो लगा के रखते हैं, माला कर देते हैं, आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, सीखते कुछ नहीं है। शहीद भगत सिंह बहुत अच्छा था, मगर पड़ोसियों के घर में पैदा हो, मेरे घर गलती से पैदा ना हो जाए, यह सच्चाई है हमारी। तो अगर शहीद भगत सिंह से कुछ सीखना है तो सीखना यह है कि शहीद भगत सिंह की उस विरासत, वो विरासत एक अंगारे की तरह है। धीरे धीरे अंगारे पे राख जम जाती है, और जब अंगारे पे बहुत ज्यादा राख जम जाती है ना, तो कोई बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी उसको अपनी जेब में डाल लेता है। और हमारा काम क्या है? आज के शहादत दिवस पे हमारा काम यह है कि उस अंगारे पे रखी हुई राख को फूंक मार मार के उड़ाएं, ताकि वो अंगारा दोबारा गर्म हो जाए, ताकि कोई कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति उस अंगारे को अपनी जेब में ना डाल सके। और वो करने के लिए हमें शहीद भगत सिंह को पहचानना होगा। उसे नहीं, पीली पगड़ी वाले भगत सिंह को नहीं, उस फोटो वाले को नहीं, हमारे बीच में जो भगत सिंह है उसको पहचानना होगा। मैंने पिछले साल भगत सिंह के शहादत दिवस पे एक सवाल पूछा था कि अगर आज भगत सिंह होती तो कैसी होती। लोगों ने कहा साहब आपको व्याकरण नहीं आती, भगत सिंह होती कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा यह तो मर्द लोगों की गलतफहमी है ना, कि आज भी भगत सिंह होते तो मूंछ दाढ़ी वाले पगड़ी वाले होते। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भगत सिंह चुनरी पहन के बैठी हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भगत सिंह बुर्का पहन के बैठी हो? यह क्यों नहीं हो सकता कि भगत सिंह जीन्स पहन के खड़ी हो?
ये हमारे बीजेपी वालों को कपड़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए मैंने याद दिला दिया कि भगत सिंह जीन्स पहन के भी खड़ी हो सकती है। अगर आज भगत सिंह होती तो मेरी बहन नवदीप जैसी होती, जिसने इस किसान आंदोलन के समर्थन में संघर्ष किया, पुलिस के थाने में पकड़ी गई, जिसके साथ अत्याचार हुए, उसके बाद आके भी उसने कहा मैं लड़ूंगी, संघर्ष करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। आज उस भगत सिंह को याद करने की जरूरत है। आज हमारे मन में जो छोटा सा भगत सिंह होता है, हम 16 आना भगत सिंह तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक आना भगत सिंह हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा होता है। उस भगत सिंह को याद करें। फांसी के तख्ते पे जाने का मौका तो शायद हम सबको ना मिले, इतने खुशनसीब हम नहीं हैं, लेकिन अपने पास पड़ोस की शादी को छोड़ के, लगन को छोड़ के, बारात को छोड़ के आंदोलन के अंदर बैठने का एक आना सेक्रीफाइस तो हम भी कर सकते हैं ना। तो 16 आना सेक्रीफाइस की बातें बड़े लोगों पे छोड़ दो, एक आना तो हम भी करना शुरू करें ना। यह भगत सिंह को याद करने का तरीका है। सिर्फ उस भगत सिंह के नारे लगा देने से काम नहीं चलेगा। और राम मनोहर लोहिया ये वो शख्स था जिसने कहा था जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। अगर जिंदा हो तो ये नहीं कि 2019 के अंदर इलेक्शन हो गया, आप 2024 तक चुपचाप भेड़ की तरह बैठे रहो। खड़ा होना होगा, आवाज उठानी होगी, जैसे इस देश का किसान आज उठा रहा है। और उस राम मनोहर लोहिया ने एक और बहुत बड़ी बात कही थी कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। यानी कि जब सड़क पे आवाज उठनी बंद हो जाए तो संसद बिल्कुल नकारा और बेकार हो जाती है। संसद और सड़क में रिश्ता है, वो आज याद रखने की इसलिए जरूरत है कि आज इस देश में विपक्ष संसद में नहीं बैठा। जो पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथी बैठे हैं उनसे माफी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज इस देश का विपक्ष संसद में नहीं है। आज इस देश का सच्चा प्रतिपक्ष सड़क पे है, सिंगू बॉर्डर पे है, टिकरी बॉर्डर पे है, गाजीपुर पे है, शाहजहांपुर पे है, इस मंच पे बैठा हुआ है। तो राम मनोहर लोहिया को याद करने का तरीका यह है कि इस देश के सच्चे प्रतिपक्ष की आवाज को मजबूत किया जाए। तो ये तो थी आज की बात। दूसरा, मैंने कहा था बीते हुए कल की बात करूंगा, बहुत पुराने हुए कल की नहीं, बीता हुआ कल यानी कि 22 मार्च। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी था, है, रहेगा। टीवी वाले भी दोहरा देते हैं। जब युद्धवीर भाई या कोई प्रवक्ता किसानों की तरफ से बैठता है, वो कहते हैं साहब देखिए सरकार ने तो एमएसपी की घोषणा कर दी, अब आपको और क्या चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कल रात राजस्थान की मंडियों के रेट चेक किए, इधर उधर से नहीं, किसी से नहीं। भारत सरकार की एक सरकारी वेबसाइट है एगमार्क नेट, जो देश की हर मंडी में हर फसल किस दाम पे बिकी वो बताती है। तो मैंने चुपचाप से एक छोटी सी रिसर्च कर ली कि 22 मार्च को राजस्थान की कितनी मंडियों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वायदा किया हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा था। फसल अभी आ रही है, शुरू हुई है। चने की फसल कुछ इलाकों में आनी शुरू हो गई है। भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5100 रुपया। और कल राजस्थान की तमाम मंडियों में मिलाकर जो चना आया, उसका औसत रेट जो किसान को मिला सरकार के अपने हिसाब से, वास्तव में जो है उससे कम होगा, मैं सरकारी बात कर रहा हूं, सरकार के अपने हिसाब से 4523 रुपए का रेट किसान को मिला। यानी कि मोदी जी जिसको न्यूनतम कहते हैं उससे 577 रुपया कम कल राजस्थान में मिला है। गेहूं की फसल तो बस अभी शुरू ही हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1975 और कल राजस्थान की मंडियों में मिला है 1697, यानी कि 1700 रुपए से भी कम।
सरकारी रेट से 278 रुपया कम। मूंग का मिलना चाहिए 7200 रुपया, कल राजस्थान में मिला है 6220 रुपया। यह मैं औसत, सरकार की अपनी औसत बता रहा हूं, राजस्थान की तमाम मंडियों की। बाजरा की भाई साहब ने जिक्र किया था, 2150 रुपए केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और पूरा, अब तो सीजन खत्म हो गया है, कुल मिला के 1220 रुपया राजस्थान के अंदर औसत कल की थी। पूरे सीजन का देख लो, पूरे राजस्थान में पूछ लो, 1300 रुपए से फालतू किसी को नहीं मिला है। ये मैं गिनती गिनवाए जा सकता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हकीकत यह है कि एक भी फसल में कल राजस्थान में मोदी जी का वायदा किया हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिला है, एक भी फसल में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे, बोल रहे हैं और बोलेंगे, यही मतलब हो सकता है इसका। तो इसलिए इस देश का किसान कहता है कि हम इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की कागजी घोषणा नहीं चाहते, हम इसे एक कानूनी गारंटी के रूप में चाहते हैं ना। जो साथी चाहते हैं कि इसकी कानूनी गारंटी मिले, जरा हाथ उठा के बताएं। बहुत बढ़िया, मेरी उम्मीद है कि मोदी जी ने देख लिया होगा। और अब आखिरी बात, आने वाले कल की। कई साथी पूछते हैं, आंदोलन के दोस्त पूछते हैं, जी आंदोलन का क्या होगा? आप तो जानते हैं मोदी जी तो बड़े अड़ियल हैं, वो तो मानेंगे नहीं, वो तो लोगों के ऊपर छापा पड़वाएंगे, वो तो इन 3 कानूनों को रद्द करेंगे नहीं। क्या होगा? क्या यह आंदोलन सफल होगा या नहीं होगा? मैं उन सब साथियों को बताना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, ये आंदोलन सफल हो चुका है। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने 3 ऐसी सफलताएं हासिल की हैं जो इससे पहले के 30, 40, 50 साल में किसी ने हासिल नहीं की। नंबर 1, इसने किसान के आत्मसम्मान को लौटाया है। वो किसान जिसके घर शादी ब्याह का रिश्ता लेके कोई आते थे, पूछते थे लड़के का बाप क्या करता है, तो कहते थे जी इसका चाचा पुलिस में इंस्पेक्टर है। बाप का नहीं बताते थे कि किसान है, क्योंकि शर्म आती थी ये कहने में कि भाई बाप किसान है। आज वही बेटा स्टिकर लगा के घूम रहा है, आई लव फार्मर्स, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। ये बात कहने की हिम्मत आई है किसान में। सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। दूसरा, इस आंदोलन ने किसान की राजनीतिक हैसियत बताई है। सारे नेताओं को एक बात समझ आ गई है, मोदी जी को भी, और मेरी उम्मीद है अशोक गहलोत जी को भी समझ आ गई होगी, किसान से पंगा मत लेना कभी आगे से। जिस किसान को ये सारे नेता अपने पांव की जूती समझते थे, जिसको सरकारी दफ्तर में बाहर से दरबान भगा दिया करता था, जैसा करण सिंह जी ने कहा, उस किसान ने इनको धूल चटा के दिखा दिया है कि आगे से किसान से छेड़खानी मत करना, किसान से पंगा मत लेना। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि, इस आंदोलन ने किसान को एक कर दिया है। वो किसान जो कभी नारा लगाता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 दिशा में होती थी, एक अपने क्षेत्र की, एक अपनी जाति की, तीसरी अपने गोत्र की, फिर हिंदू मुसलमान अपने धर्म की, और 5वां अपना गुटबाजी, पार्टीबाजी और झंडे की। उस किसान ने अपनी मुट्ठी बंद करनी सीख ली है और यह कहना सीख लिया है, मेरा धर्म किसानी, मेरी जात किसान, यह कहना सीख लिया है। और ये 3 बात अगर किसान के पास आ गई हैं, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। रही बात 3 कानून की, मैं ये कह दूं, ये कानून मर चुके हैं। याद रखिए, मेरे शब्द ध्यान से याद रख लीजिए, ये तीनों कानून मर चुके हैं। पर कई बार अस्पताल में होता है ना, वीआईपी पेशेंट जब होता है, पेशेंट तो मर चुका है, डॉक्टर बाहर आके कहता है नेताजी अभी कोमा में है, इसकी घोषणा कल की जाएगी, उनकी स्थिति क्या है। कहने वाले को भी पता है कि मरीज मर चुका है,
सुनने वाले को भी पता है कि मर चुका है, लेकिन कहा जाता है कौमा में है। इसी तरह से ये तीनों कानून कौमा में हैं, मर चुके हैं। प्रधानमंत्री का अड़ियल रुख है कि घोषणा नहीं हो रही। तो हमारे किसी पत्रकार साथी ने कहा कि जी अब तीनों कानून मर ही गए हैं तो आप आंदोलन क्यों चला रहे हो? मैंने कहा भाई मर तो गए हैं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। बस अब डेथ सर्टिफिकेट उठाने का इंतजार है। हमारे नेता हमारे साथ हैं, मैं जानता हूं आप उन्हें सुनने को व्यग्र हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मिलके मेरे साथ कहिएगा, जिसने जीतना है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव और बहुत बड़े रणनीतिकार, जिनको कई आंदोलनों का अनुभव है, सफलता के सारथी आदरणीय चौधरी युद्धवीर सिंह जी, किसान एकता। आज की सभा के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों व नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व मेरे साथियों ने बहुत ही विस्तार से बताया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर, आप किसी बात को याद नहीं रखते हैं बहुत लंबे समय तक, और उसका फायदा उठा के ये राजनेता इस देश में 70 साल से आपको लूट रहे हैं। 2011 में आप एमएसपी पे कानून बनाने की बात करते हैं, और आज आप जब सत्ता में है 7 साल से, तो किसान को कीमत नहीं देना चाहते। बेवकूफ समझ रखा है आपको। आपको जब भी जैसा मौका हो उस तरह से बहका लिया जाए, आपका इस्तेमाल किया जाए। ये नया मंडी कानून बना, हमारे बैठे हैं, राकेश जी बैठे हैं, हम वहां थे, अंदर चर्चा हो रही थी और कृषि मंत्री ने कहा कि इसमें कमी क्या है वो बताओ। 50 कमियां बताई, लेकिन मैंने कहा मंत्री जी आप मध्य प्रदेश से आते हैं, इसी सीजन में 200 करोड़ रुपए लेके एक व्यापारी भाग गया किसान के, क्योंकि नए कानून में प्रावधान है जिसके पास पैन कार्ड है वो मंडी चला सकता, वो खरीद कर सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो चापलूसी में सबसे नंबर 1 है इस देश में। उसने अपने यहां नोटिफाई कर दिया ये कानून, मंडियां खुल गई मध्य प्रदेश में। 200 करोड़ रुपए का धान का पैसा लेके वो व्यापारी भाग गया। हमने मंत्री को कहा तुम हमसे पूछ रहे हो कि इसकी कमी बताओ, तुम अंधे हो क्या? तेरे प्रदेश से एक आदमी 200 करोड़ रुपए लेके भागा है, पहले उसमें एक्शन लो। सरकार उनके पैसे दिलवाए। और मध्य प्रदेश की बात छोड़ो, नरेंद्र तोमर के इलाके में एक आदमी ने आलू की खरीद की, 60 लाख रुपए के आलू खरीदे, वायदा किया कि 1 महीने में पेमेंट कर दूंगा। 1 महीने में जब किसान पेमेंट लेने गया, ना व्यापारी था, ना दुकान थी, ना मकान था, व्यापारी किराए के मकान में था, गायब हो गया। आपको याद हो, जो बुजुर्ग किसान बैठे हैं, जनता पार्टी की सरकार आई थी और चौधरी चरण सिंह के प्रयास से सबसे पहला ये काम किया गया था कि किसान पे कोई प्रतिबंध नहीं है, किसान अपना सामान देश के किसी हिस्से में बेच सकता है। ये कोई नया कानून नहीं है, ये कानून तो 1977 में उस चौधरी चरण सिंह के प्रयास से बना दिया गया था। लेकिन किसान की क्षमता कहां है? किसान की हिम्मत ही नहीं है, हौसला ही नहीं है कि वो अपने सामान को अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं ले जा पाता। बड़ी साधारण मांग है कि कानून बना दिया जाए, उस कानून में यह तय हो जाए कि मेरा सामान सरकार के माध्यम से बिके या व्यापारी खरीदे, एक भी दाना एमएसपी से कम पे खरीद ना हो किसान की। ये हमारी साधारण मांग है। तो
मकाम आता है। जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और क्योंकि समय की पाबंदी है, मौसम खराब है, तो बस मैं आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है। और बहुत खुशनसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। तो आज शहीदों को नमन करते हैं, सरदार भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी। लेकिन नमन से तो काम नहीं चलेगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम, उसका कल आगाज आएगा और मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को। ये आजादी नहीं है, सांस लेना आजादी नहीं होता है। आजादी वो होती है जिसमें लोग अपनी बात कह सकें और अपनी हिस्सेदारी को ले सकें, अपने अधिकार उनके सुरक्षित हों। लेकिन भारत में आज हम किसानों की बात कर रहे हैं। जो किसान अपनी फसल के रेट नहीं तय कर सकता वो आजाद है? बिल्कुल आजाद नहीं है। और ये आजादी उसको मिलनी चाहिए, लेकिन ये मांगने से नहीं मिलेगी, ये छीननी पड़ेगी। और इसको छीनने के लिए किसानों को, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा और देश के उन तमाम लोगों को जो देश से प्यार करते हैं उनको भी एकजुट होना पड़ेगा। हम आजाद भारत में, आजाद भारत मांगने से नहीं मिला है, इसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं। और याद कीजिए देश के शहीदों को हंसते हंसते फांसी के फंदे कबूल किए हैं, तब जाके आज जो है हम यहां आजादी से बोल पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि अच्छी बात कहें तब ताली बजा देते हैं लोग, और बुरी बात कहें जिसपे अफसोस करना चाहिए तब ताली बजा देते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये देश संविधान से चलता है नहीं चलता बताओ? ये मीडिया हो, सरकारें हो, सब संविधान चलता है। ना तो किसी मीडिया कर्मी ने संविधान पढ़ा, ना ही यहाँ के आम आदमी ने संविधान पढ़ा, ना ही यहाँ के नेताओं ने संविधान पढ़ा, ना ही यहाँ की सरकार संविधान पढ़ती है, ना ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन संविधान पढ़ता है। जिन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं, जिन्होंने किसानों की पीड़ा देखी नहीं, वो किसानों की पीड़ा क्या जाने। और जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा वो क्या जाने अपने अधिकार, और वो क्या जाने दूसरे की स्वतंत्रता। तो पता तो सबको है सरकार क्या कर रही है और करना क्या चाहती है। ये जो मीडिया के लोगों के साथ आप उलझ रहे थे, इनको भी पता है। अभी तो एक मीडिया कर्मी ने हमारे यहां मेरठ में ही जो है मुजफ्फरनगर में कहा फेंक दिया कि नहीं, मैं तो छोड़ रहा हूं। इनको भी पता है, लेकिन ये बेचारे आजाद नहीं है। इनके ऊपर मालिक का कब्जा, जैसा मालिक चाहेगा वैसा ही बोल देंगे। मालिक ने मना करा कि नहीं दिखाना तो नहीं दिखाएंगे। आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में बुलावा नहीं भेजा जाता। जिसका दिल करता है, जो अपने देश से प्यार करता है, वो चला आता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मैं यहां आपके बीच उपस्थित हूं। अभी ये सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे है, अंग्रेजों की तरह। पहले दलित, फिर मुसलमान, फिर किसान, फिर अभी बैंक कर्मी, फिर बीमा कर्मी। बैंक कर्मी भी आंदोलन करने आए, लेकिन जब किसान लड़ रहे थे तो घर में बैठे देख रहे थे। फिर बीमा कर्मी भी आए। अब मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान भी खड़ा हो जाए देश का। इस देश का नौजवान खड़ा हो जाए रोजगार लेने के लिए और इस जालिम सरकार को बदलने के लिए तैयार खड़ा हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से शहीदों के द्वारा बनाए गए भारत की कल्पना साकार हो जाएगी। और मैं चाहता हूं, सम्मानित नेता यहां बैठे हैं, आपकी अगुवाई में आंदोलन चल रहा है, तो किसानों के साथ मजदूरों को, नौजवानों को, बीमा कर्मियों को, बैंक कर्मियों को, सबको एक छतरी के नीचे आप इकट्ठा कर लें। अगर एक छतरी होगी तो उस छतरी से सबको सुरक्षा मिलेगी और राज आएगा। यह आंदोलन सभी का है, साझा आंदोलन, देश को बचाने का आंदोलन। बैठिए 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 सर, आ रहा हूं, बैठिए बैठिए, मैं भी चल के आऊं, बैठिए। यह साझा आंदोलन है, समझ रहे? इस साझा आंदोलन को हमें ताकत देनी पड़ेगी और हमें लड़ना पड़ेगा। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे? आंदोलन यहां कहां देख रहे हो? गांव में देखो, भाजपा के लोग घुस सकते हैं, बता जा सकते हैं गांव में। आंदोलन घर घर पहुंच चुका है, लेकिन सरकार दुरुपयोग कर रही है। अब तो कोरोना भी सरकारी एजेंसी हो गई है। जहां चुनाव होगा वहां तो नहीं होगा, बाकी सब जगह होगा कोरोना। आंदोलन होगा तो कोरोना आ जाएगा। मैं भरोसा नहीं करता सरकार पे,
बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं 3 बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का किसान आंदोलन पे, CNPR NRC पे 2 बार सरकार ने नहीं चलने दिया। परसों चला और मैंने कहा कि सरकार को रोकिए, किसानों के साथ ज्यादती कर रही है, इन कानूनों को रोकिए, मगर मीडिया के लोग यहां बैठे नहीं चलाए ना। ये गुलामी इस देश को बर्बाद कर देगी। और मौसम की अहमियत मैं समझता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि आइए मंच को संचालन कीजिए, मगर लड़िए एकजुट होकर। इस आंदोलन ने हमें भाईचारा दिया है, इस भाईचारे को हम बना के रखेंगे। हम जानते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.